So next is circular motion plus electrostatics. इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखिए. Suppose there is a plus q charge and a minus q charge, small q charge, revolves around it in a circle of radius small r due to electrostatic force. You have to find speed of the charge. क्या निकालना है आपको? Speed of the charge. ठीक है, तो थोड़ा आप इसको समझना, कहीं पे आप चाहो तो लिख लेना इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से. सो इस पे सबसे पहले तो सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, इसकी स्पीड और फोर्स को रिलेट करते हैं. ऑब्वियसली यहाँ चार्जेस गिवन है तो एक फोर्स का टर्म आएगा और दूसरा किसका टर्म आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला. तो ऑब्वियसली इक्वेशन क्या बन रही है? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो आप इसको कैंसिल कर दोगे. सो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ओवर के क्यू क्यू अपॉन एम आर. दैट कैन आल्सो बी रिटन एज q इनटू q 4 pi epsilon naught mr. So this is the speed of the particle. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. सर्कुलर मोशन के वो क्वेश्चन जो जिसमें वर्क एनर्जी अप्लाई होती है वो आगे देखेंगे हम लोग. नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी पावर प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. वर्क एनर्जी पावर प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इसमें पहला क्वेश्चन आप ये देखो. सपोज द स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट is attached with a block of mass small m. ये कंडीशन गिवन है. इस पे चार्ज है माइनस q एंड सडनली आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E स्विच ऑन किया. E वेक्टर इज स्विच्ड ऑन. फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन in spring and second compression in equilibrium. कंप्रेशन इन इक्विलिब्रियम. तो इसमें दो क्वेश्चन है. आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा इसका और इक्विलिब्रियम में कंप्रेशन कितना होगा. तो पहले तो आप इसको देखो इक्विलिब्रियम वाला केस को, जिसमें आप लॉज ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हो. होगा क्या? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन होगी इस पे फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा F इक्वल टू क्यू से. सो सपोज ये अपनी नेचुरल लेंथ से, दिस इज नेचुरल लेंथ. सो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियली किस कंडीशन में थी? नेचुरल लेंथ में. और ये सरफेस कैसी है? स्मूथ है. सो इस पे फोर्स इधर की तरफ लगा, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है इस पे QE और इस पे स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है? स्प्रिंग फोर्स kx. सो इन इक्विलिब्रियम kx इक्वल टू QE. सो x इक्वल टू QE बाय k. x की वैल्यू आ जाएगी QE बाय k. नेक्स्ट आपसे पूछा गया मैक्सिमम कंप्रेशन. ये बेसिकली बी पार्ट सॉल्व किया है मैंने. ए पार्ट अगर आप सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन में होगा क्या? ये जाके ब्लॉक यहां किस पे आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा. तो मैं लिख रहा हूं नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क एनर्जी थ्योरम. किसने किसने वर्क किया है जब ये इधर जा रहा था? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. स्प्रिंग ने कितना वर्क किया होगा? माइनस हाफ kx स्क्वायर. माइनस क्यों? बिकॉज इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है. स्प्रिंग इसको क्या करने की कोशिश कर रही है? राइट में पुश करने की कोशिश कर रही है. सो वर्क डन इज नेगेटिव. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? 0. इसको थोड़ा आप अच्छे से समझना. जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया, ये मूव करना स्टार्ट किया, उस समय भी इसकी स्पीड क्या है? 0 है. और जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन में आ जाएगा उस समय भी स्पीड क्या होगी? 0 होगी. तो यहां से आप x को कैंसिल कर दो. QEx इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2QE बाय k. नाउ ये आ गया इसका मैक्सिमम कंप्रेशन. नाउ इसका शॉर्ट मेथड क्या है? आपको याद आ रहा होगा, इफ द फोर्स इज कांस्टेंट. अगर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स अगर कांस्टेंट है, सो ये जो कंप्रेशन आता है, एक कंप्रेशन है किसमें?
इक्विलिब्रियम में और एक है मैक्सिमम कंप्रेशन, पहली बार कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो। सो ये वाली वैल्यू हमेशा इसकी क्या आती है, डबल आती है। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूं, 11th का कॉन्सेप्ट है, आप याद रखना। जैसे सपोज ये कोई ब्लॉक है, नेचुरल लेंथ से जब आप इसको रिलीज करते थे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को, ब्लॉक को रिलीज करते थे, तो इक्विलिब्रियम में तो ये mg/k पे आता था। इक्विलिब्रियम में एलोंगेशन कहां पे आता था, mg/k पे। बट अगर आपसे पूछा जाए फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लॉक मूव्स हाउ मच डिस्टेंस, तो वो कितना आता था, 2mg/k। तो होता क्या है, ये नीचे तक आएगा पहली बार, फिर धीरे धीरे ये ऑसिलेशन डैम्प होके कहां पे सेटल होगा, mg/k पे। वैसे ही पहली बार ये कंप्रेस कहां तक होगा, 2qE/k तक, फिर ये ऑसिलेट करेगा, फाइनली कितने कंप्रेशन पे सेटल होगा, qE/k पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज देयर इज अ पेंडुलम, मास m, चार्ज q। इसका जो बॉब है उसका मास m है, चार्ज कितना है, q। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन राइट में ऐसा स्विच ऑन किया और आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मच मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी applied so that string become horizontal। अब चाहो तो उसको नोट भी करते जा सकते हो, जिन लोगों को कई बार राइटिंग क्लियर नहीं होती है तो मैं बोल दे रहा हूं क्वेश्चंस को। हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड मिनिमम सो दैट दिस स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल। ये स्ट्रिंग जो है यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो हॉरिजॉन्टल अगर मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने दिया है, तो जैसे ये जाके हॉरिजॉन्टल होगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। और ये हम लोग कई बार देख चुके हैं, व्हेनेवर सम फोर्स इज नोन एंड यू हैव टू रिलेट वेलोसिटी, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन। तो लगाते हैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम। ये स्प्रिंग की इनिशियल कंडीशन है, यहां तक इसको जाना है ऐसा, फाइनली दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। तो आप लिखोगे नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में, सपोज दिस लेंथ इज l, पेंडुलम लेंथ इज l, फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पार्टिकल यहां था, यहां पहुंच गया, तो QE की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, QE इनटू L, दिस L इज द डिस्प्लेसमेंट। mg ने कितना वर्क किया, -mg/L इक्वल टू 0। mg नीचे लग रही है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर गया है, L लेंथ। माइनस क्यों लिखा, बिकॉज अगेन पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg/q। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। नाउ इसी में थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं, इसी क्वेश्चन में देखना। इस बार रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, चार्ज इस पे Q है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, चार्ज Q है, इसका मास m है, लेंथ इज L। आपसे पूछा जाएगा फाइंड E मिनिमम सो दैट रॉड बिकम्स हॉरिजॉन्टल। सो अगेन ये भी उसी के जैसा क्वेश्चन है, बस वहां एक पार्टिकल था, उसी का मास था, वहीं पे चार्ज था। यहां मास भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज का भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो थोड़ा आप इस बात को समझना। अगेन ये है इनिशियल कंडीशन और ये है फाइनल कंडीशन। अगर आप देखोगे mg का वर्क डन, आप लिखोगे नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो mg का वर्क डन तो बहुत सिंपल है, mg L/2 विथ माइनस साइन। आप बोलोगे सर इसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम लोग ले सकते हैं, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन mg का वर्क डन निकालने के लिए बिल्कुल ले सकते हैं। सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया है, L/2 लेंथ ऊपर गया है। अब बात आती है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालने के लिए भी हम लोग इसका चार्ज सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर है अभी कर सकते हैं। तो सपोज ये सेंटर ऑफ चार्ज, ये चार्ज यहां से अगर L/2 पे गया होता तो कितना वर्क होता, QE L/2 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगेन 0। तो यहां से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन mg/q।
क्यू, सेम आंसर उसी के जैसा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सेंटर ऑफ मास का तो चलो हमने 11th पढ़ा है कि यहां से यहां तक जब mg का वर्क डन लगाते हैं तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये हमने कई बार देखा है 11th में। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ने क्यों लगा दिया? आपको अगर कंफ्यूजन है कोई बात नहीं, इसको इंटीग्रेट करके देखो, अप्लाई करके देखो। सपोज इसमें प्रॉब्लम यही है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर पार्टिकल को अलग अलग डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस कर रही है, तो हर एलिमेंट के लिए उसका वर्क डन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो सपोज यहां x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट क्या है? dx, वो यहां से यहां तक चला गया, इसके लिए वर्क डन कितना होगा? dq इंटू ई, ये हो गया फोर्स इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फील्ड उधर की डायरेक्शन में, ये पार्टिकल कितना आगे गया है? x डिस्टेंस आगे गया है। तो इसका अगर आप नेट वर्क डन निकालोगे तो dq की वैल्यू आएगी q बाई एल इंटू डी एक्स ई इंटू एक्स। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, 0 टू एल 0 टू w, नेट वर्क डन। ये वैल्यू क्या आएगा बताओ? QE अपॉन एल स्क्वायर बाई 2, you'll get the same value, this value QE L by 2। Now इस आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमको क्लिक कैसे करेगा, दैट यहां ये अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 तरीके इसके बता रहा हूं मैं। पहली बात तो ये जो भी वर्क डन आएगा आपको पता है Q इंटू ई इंटू एक्स आएगा, तो x के प्रोपोर्शनल अगर है, कोई भी क्वांटिटी लीनियरली वेरी कर रही है x के साथ, वर्क डन x के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, तो आपको पता है उसका जो वर्क डन आएगा या एवरेज वर्क डन आएगा, नेट वर्क डन आएगा, वो होगा इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। तो पूरा चार्ज यहां होता तो 0 वर्क डन, L पे होता तो यहां क्या आता? QE L, दोनों का एवरेज आना ही था फर्स्ट। सेकेंड इज, अगर आप थोड़ा सा इंट्यूशन से सोचोगे, आपको कई बार अपने आप फील होगा दैट mg यूनिफॉर्म थी, मास यूनिफॉर्म था, mg कांस्टेंट थी हर पॉइंट पे, और मास जो था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, तो यहां पे हमने सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो वैसे क्या है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? कांस्टेंट, जैसे वहां ग्रेविटी कांस्टेंट थी, और चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने क्या लगा दिया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर। बट आपको ये समझ में आ रहा है, अगर मास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ये नहीं लिख पाएंगे, और अगर चार्ज भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये भी नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट इज एसएचएम प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके कुछ क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल वाले हैं, वो आप लोग फटाफट ओरली बता दो कि मुझे पता है। सपोज ये एक पेंडुलम है, मास m है, चार्ज q है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने डाउनवर्ड दे दी है एंड ग्रेविटी इज प्रेजेंट, ग्रेविटी भी प्रेजेंट है, सो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द टाइम पीरियड। बस ये आप डायग्राम बना के ऐसा लिख सकते हो, व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो आपको पता है यहाँ g इफेक्टिव क्या आ जाएगा, बताओ बच्चों? g प्लस QE बाई एम नीचे लग रहा है, ये तो आपको रट गया होगा। सो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 बाई अंडर रूट एल बाई जो g होता था उसकी जगह क्या आ जाएगा? g प्लस QE बाई एम। तो इसी के साथ आपसे परसेंटेज चेंज भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता है परसेंटेज चेंज टाइम पीरियड का पूछेंगे तो कैसे निकालोगे? टी डैश माइनस टी अपॉन टी इंटू 100%, वो आपने कई बार किया है। नाउ इसी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होती तो ये प्लस की जगह क्या आता बताओ? माइनस आता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होती तो माइनस आता। सेकेंड केस में आप चाहो तो लिख सकते हो। थर्ड केस, अगर इसी पेंडुलम को हॉरिजॉन्टल फील्ड में रख दिया है, तो अभी हमने निकाला था इसका इक्विलिब्रियम कितने पे आता है? tan थीटा इक्वल टू QE अपॉन mg पे, tan थीटा इक्वल टू QE अपॉन mg, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने। इसका टाइम पीरियड बता दे रहा हूं, तो ये एक्चुअली यहां पे स्टेबल होगा, इसके अराउंड ऑसिलेट करेगा। वो जो tan थीटा हमने निकाला था इस पॉइंट के अबाउट, तो इसकी मीन पोजीशन यहां शिफ्ट हो जाएगी, यहां नहीं होगी। तो जो वो ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो उसके टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? g इफेक्टिव आपको याद आ रहा होगा, नीचे लग रहा है mg, उधर लग रहा है QE, तो उसका जो इफेक्टिव ग्रेविटी आएगी वो क्या आएगी? रूट ओवर QE स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय m, बिकॉज देयर आर टू परपेंडिकुलर फोर्सेस, दो परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे ही ऐड होता है, नेट फोर्स अपॉन मास। तो ये वैल्यू क्या आएगी बताइए? 2 पाई अंडर रूट l अपॉन दिस रूट ओवर QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय मास, ये मास ऊपर ले जाओ, so 2 पाई अंडर रूट ml अपॉन QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर
इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सिंपल बट कंफ्यूजिंग है। इसको आपको पॉज करके पहले ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन नहीं देखना पहले। ये सपोज करो एक पेंडुलम था और इसका इनिशियली टाइम पीरियड वाज टी। इनिशियली टाइम पीरियड इक्वल टू टी। नाउ अब इसमें हमने क्या किया, नाउ चार्ज कैपिटल Q kept at center and small q given to Bob. So time period will आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम। रिमेन सेम आप लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख सकते हो नन ऑफ दीज, डेटा इनसफिशिएंट, कुछ भी यहाँ गिवन हो सकता है। आप लोग पॉज करके सोचो कि इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा। यहां दे दिया प्लस क्यू चार्ज, एक रख दिया। सेंटर का मतलब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये यहां पे, और एक यहां स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा आपको बताना है। तो एक आउटवर्ड फोर्स लगाया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप थोड़ा सोचो, तो कई लोग का आंसर ये आ जाता है ग्रेविटी इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड विल डिक्रीज, ये। और कुछ लोग का उल्टा आ जाता है, बट इसका आंसर क्या है, रिमेन सेम। क्यों है, थोड़ा सा आप समझना। किसी भी मोमेंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। यहां एक मोमेंट ले लिया, इधर आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और आपको पता है टाइम पीरियड में जो चेंज आता है, ये जो भी टाइम पीरियड आता है या ऑसिलेशन जो कॉज होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स। आपको पता है mg का भी जब कंपोनेंट आप देखते हो, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो भी इसको कौन खींच के ला रहा था, mg का कंपोनेंट, mg sin थीटा। इधर mg है, इधर क्या लगता था बताओ, mg sin थीटा। यही तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको खींच के लाता था, दिस इज थीटा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा एसएचएम के बेसिक आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यही वाला फोर्स इसको खींच के लाता था। अभी जो है इधर फोर्स क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो विल इट हैव एनी कंपोनेंट अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, नो। रेडियल फोर्स का कभी टेंजेंट की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पेंडुलम से थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं, पेंडुलम से हटके थोड़ा। यहां एक मास m चार्ज q वाला ब्लॉक रखा हुआ है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से यहां स्विच ऑन कर दी। पहले से वो किस पे था, रेस्ट पे। ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट, चाहो तो आप लिखते जाना, ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। द कोलिजन विद द वॉल इज, दिस इज द वॉल, कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक। फाइंड टाइम पीरियड, आपको बताना है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, थोड़ा सोचो, फिर वापस आना। नो, पहली बात तो एक बात बताना है, ये ऑसिलेशन एसएचएम होगा या नहीं होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या नहीं होगा, सोच के बताइए थोड़ा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो x के प्रोपोर्शनल या डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा, इस पे फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू qv, वो x के प्रोपोर्शनल नहीं है, सो दिस इज नॉट एसएचएम बट इट विल बी ऑसिलेशन। कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करेगी, बहुत ज्यादा स्पीड से जाके यहां टकराएगा, यहां जाके टकराएगा। कोलिजन इलास्टिक है, उसी स्पीड से वापस आएगा। अब जब वापस आएगा, फोर्स उधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, स्लो डाउन होगा। फर्स्ट इट विल एक्सेलरेट एंड देन रिटार्ड। एक्सेलरेट होगा, वापस आते टाइम क्या होगा, रिटार्ड होगा। सो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी होगी 0 टू मैक्स, यहां जाते जाते इसकी वेलोसिटी होगी 0 टू वी मैक्स, और जब वो वापस आएगा तो क्या होगी, वी मैक्स टू 0।
एंड दोनों केसेस में फोर्स बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों का टाइम बिल्कुल क्या लगने वाला है, सेम लगने वाला है। लाइक अगर आप एक बॉल को ऊपर थ्रो करते हो, ऊपर जाती है बॉल फिर नीचे आती है, दोनों केस में टाइम क्या लगता है, सेम लगता है। तो ये टाइम मैं निकाल देता हूं t, बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे, हाँ ये डिस्टेंस इसमें गिवन होगी, वो मैंने मिस कर दिया था यार डेटा में, वो गिवन होगी, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगेन ये क्यों लगा पा रहे हैं हम लोग, बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगी। दिस इज डी, इनिशियल स्पीड 0 हाफ क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। सो इसको ये टाइम लगा यहां तक जाने में, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, t इक्वल टू 2t, और इसकी वैल्यू होगी 2 md अपॉन qe। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो 8 md अपॉन qe। वेरी सिंपल, तो ये तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसमें कई लोगों का डाउट होता है दैट सर अगर ये यहां से यहां तक d गया फिर यहां से यहां तक d आया, आपने टाइम निकाला फिर उसका डबल किया, डायरेक्टली यहीं पे 2d क्यों नहीं ले लिया। यहां पे अगर आपने 2d ले लिया होता तो ये कितना आ जाता, 4 md अपॉन qe, रूट ओवर 4 md अपॉन qe। तो वो आंसर हो सकता है क्या, थोड़ा सा सोचना। अगर वो नहीं हो सकता तो ऐसा क्यों नहीं ले सकते हैं, क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हमेशा राइट डायरेक्शन में qe लग रहा है, हमेशा टुवर्ड्स राइट कितना फोर्स लग रहा है, qe, और वो कांस्टेंट है, qe फोर्स जो है वो तो कांस्टेंट है। सो इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो डायरेक्टली 2d रख के आंसर ला सकते हैं, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, सोच के वापस आना। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जब ये जा रहा था और ये जब वापस आ रहा था तब तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था उसका बिल्कुल qe, बट जब ये कोलाइड किया, यहां जब इसका कोलिजन होता है उस मोमेंट पे एक इंपल्सिव फोर्स लगा, इस पे इंपल्सिव फोर्स इधर लगा है। सो वो पूरे थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रहने नहीं देता है। वॉल ने फोर्स लगाया है ना, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी फोर्स लगा रही है इस पे, बहुत सिंपल सा था। ऐसा ही आपको सोचना है, हर चीज का प्रॉपर बिल्कुल रीजन के साथ। ना आप बोलोगे ये क्या चीज है, लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलास्टिसिटी सब अप्लाई होगा, तो थोड़ा समझना। नीट वाले जो बच्चे हैं उसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट उनसे पूछा जा सकता है, मेंस एडवांस कुछ भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। एक रिंग है, इस पे चार्ज है स्मॉल क्यू, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी रेडियस कितनी है r, इसके क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस होगी ये जिस वायर से बनी हुई है, इसके इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस है स्मॉल r, क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना है स्मॉल r, यंग्स मॉडुलस इसका y है। तो ये पूरा डेटा डायग्राम में ही शो किया हुआ है। नाउ अब आप लिखते हो इसमें, नाउ वी ब्रिंग चार्ज कैपिटल Q एट सेंटर, फाइंड फोर्स developed in ring, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड elongation ऑब्वियसली रिंग का, एंड थर्ड डिक्रीज इन स्मॉल r। सो आप इसको थोड़ा समझना, क्या होगा जैसे यहां प्लस क्यू चार्ज आप लाओगे ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, बट इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है वो इसको पूरा एक्सपैंड नहीं होने देगा, कुछ मोमेंट तक एक्सपैंड होने देगा, फिर उसको किस में ले आएगा, इक्विलिब्रियम में ले आएगा। थोड़ा आप सोचो, अगर इस रिंग को आप हर तरफ से रेडियली ऐसे खींच रहे हो, रेडियली, तो क्या होगा, थोड़ा तो एक्सपैंड करेगी ना वो। तो आपसे क्या पूछा गया, उसका एलोंगेशन, उसकी लेंथ का एलोंगेशन। फिर उसमें क्या पूछा गया, अगर वो इलोंगेट होगी तो ये रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। उसका वॉल्यूम हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करेंगे जब तक नहीं गिवन है, तो उसका वॉल्यूम उतना ही है, आपने खींच के लंबा कर दिया, एक वायर को ऐसे खींच के लंबा कर दोगे तो पतली हो जाएगी ना रेडियस उसकी। तो ऐसे यहाँ पे भी इसको खींच के बड़ा कर दोगे तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिंग थोड़ी थिन हो जाएगी, इधर से इसका क्रॉस सेक्शन थिन हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से आप नोट कर लेना क्वेश्चन को, मैं इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा देखिए। सो कभी भी ऐसा क्वेश्चन जब आता है, फोर्स डेवलप्ड इन द रिंग और इनसाइड द रिंग, तो एक टेक्निक मैंने आपको बताया था 11th में, दैट
क्या करना चाहिए अपने को, इसका एक छोटा सा पार्ट कट करना चाहिए, रिंग का छोटा सा पार्ट कट करना चाहिए, तब वो टेंशन यहाँ पे समझ में आएगी। थोड़ा समझना, इसके अंदर टेंशन डेवलप हो रही है, इसके अंदर हर जगह पे अंदर। तो जब तक आप उसको कट नहीं करोगे तब तक वो फोर्स अकाउंट में आएगा क्या, नहीं, हम उस फोर्स को एनालाइज कभी कर ही नहीं सकते। तो जिस भी फोर्स को आपको एनालाइज करना है उसको आपको बनाना पड़ता है एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स अगर आप उसको कंसिडर कर लोगे या पूरे सिस्टम का इंटरनल फोर्स है तो वो तो कहीं कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब उसको क्या बनाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। इसका एग्जांपल मैं हमेशा आपको देता हूं, दैट सपोज करो एक घर में दो लोग हैं, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, उसके अंदर का जो फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच में जो इंटरनल मैटर है, लड़ाई झगड़ा प्यार जो भी हो रहा है, जब तक आप अंदर जाओगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा क्या व्हाट इज द इंटरनल फोर्स बिटवीन देम, नहीं। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सिस्टम से या तो एक को अलग करो या दूसरे को अलग करो, तब जाके क्या समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या लग रहा है, कितना इंटरनल फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक रिंग का पार्ट कट करते हैं, छोटा सा पार्ट कट करते हैं, देखिए। यहां से हमने एक रिंग का पार्ट छोटा सा कट किया, ये एलिमेंट यहां बनेगा डी थीटा। ये रिंग का पार्ट हमने कट करके निकाल दिया, पूरी रिंग में से इतना पार्ट कट किया हमने। इस पे क्या होगा कि थोड़ा आप इसको खींच रहे थे तो अंदर में फील करके देखो कि ये टेंशन इसको रिंग को बाहर की तरफ, इस एलिमेंट को इधर खींचेगी या कंप्रेस करेगी, थोड़ा फील करके देखो। आईज क्लोज करके भी सोच सकते हो, रिंग को ऐसा खींच रहे हो तो आप खींच रहे हो, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर खींच रहा है, कितने से, आप उसको डीएफ लिख सकते हो, एफ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इसको बाहर खींच रहा है तो टेंशन इधर की तरफ लगेगा, इधर टेंशन टी, इधर भी टेंशन कितनी, टी। अगर ये डी थीटा है तो ये कितना होता है, डी थीटा बाय 2। तो ये एंगल भी कितना होगा बताओ, डी थीटा बाय 2। सो दिस एंगल इज डी थीटा बाय 2। नाउ ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है, सो दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है, टेंजेंशियल, और ये है रेडियल। तो ये पूरा एंगल है 90, समझना, रेडियल टेंजेंशियल, ये 90 डिग्री पूरा एंगल। सो दिस इज डी थीटा बाय 2, दिस इज डी थीटा बाय 2, दिस विल बी 90 माइनस डी थीटा बाय 2। अगेन ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, सो दिस लाइन विल, दिस एंगल विल आल्सो बी डी थीटा बाय 2। ये वाला जो एंगल बन रहा है वो भी कितना है, डी थीटा बाय 2। आगे इसमें बहुत कुछ होता नहीं है, दोनों का ये कंपोनेंट जो आएगा टेंशन का, cos डी थीटा बाय 2 कंपोनेंट, दिस इज डी थीटा बाय 2, वो म्यूचुअली क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा कौन सा, ये वाला कंपोनेंट इधर की तरफ, और वो कितना है, टी साइन डी थीटा बाय 2 प्लस टी साइन डी थीटा बाय 2, एंड दैट इज प्रोवाइडिंग व्हाट, और दैट इज बैलेंसिंग विच फोर्स, डीएफई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको ये बैलेंस कर रहा है। तो आप आराम से समझना, इधर से भी फोर्स लगा, इधर से भी लगा, दोनों के टेंजेंशियल कंपोनेंट कैंसिल हो गए, दोनों के ये जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो किसको बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। और थोड़ा समझना, अगर ये बहुत छोटा एलिमेंट करते जाओगे तो ये जो फोर्स आप निकाल रहे हो बेसिकली ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा, रेडियल डायरेक्शन में, टुवर्ड्स सेंटर आएगा। किधर आएगा, टुवर्ड्स सेंटर। बहुत छोटा जब कर दोगे तो। नेक्स्ट इसको आप क्या लिखोगे, 2t साइन डी थीटा बाई 2 को मैं लिख देता हूं डी थीटा बाई 2 बिकॉज यू नो दैट इफ एंगल इज वेरी स्मॉल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, सो दिस इज डी थीटा बाई 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे कितना लगेगा इस छोटे से एलिमेंट पे, समझना। इस पे चार्ज हम लोगों ने लिया है सपोज dq, यहां पे चार्ज कौन सा रखा हुआ है, कैपिटल Q, k q q on r square, this is cancelled out, so dq की वैल्यू क्या आएगी बताओ, this is t into d theta k into q। उसको आप लिख सकते हो टोटल चार्ज q डिवाइडेड बाय 2 पाई r into r d theta। इसको बहुत अच्छे से समझना, ये कैसे लिखा dq, पूरा चार्ज कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, 2 पाई r में, उससे डिवाइड किया यूनिटरी मेथड के जैसा, r d theta इज दिस लेंथ, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ लोग एंगल से निकालना चाहते हो, एंगल से निकाल लो, q अपॉन 2 पाई इंटू दिस एंगल, 2 पाई में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कितना था q, उसमें से d थीटा का आपको निकालना था। नाउ दिस d थीटा इज कैंसल्ड आउट,
तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया। टेंशन कितनी डेवलप हुई बताइए, के क्यू अपॉन 2πr², के क्यू 2πr², एक आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इतना फोर्स डेवलप हो रहा। अब अगर हर मोमेंट पे इतना फोर्स अंदर डेवलप हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या आएगा, एलोंगेशन आएगा। एलोंगेशन कैसे निकालेंगे अभी वो देखते हैं। तो एक चीज आप समझना थोड़ा, ये रिंग के अंदर वाला जो टेंशन निकालने का जितना भी कैलकुलेशन होता है, थोड़ा एडवांस में जाओगे सिलेंडर के अंदर का भी पूछ सकते हैं, स्फीयर के अंदर का भी पूछ सकते हैं। तो रिंग वाले केस में क्या होता है, या सिलेंडर वाले केस में भी इवन क्या होता है, दैट इधर की तरफ टेंशन का एक कंपोनेंट तो ये आता ही है, टी साइन डी थीटा बाई 2, टी साइन डी थीटा बाई 2। ये कैलकुलेशन यहां तक तो हर जगह पे कॉमन होगा, वो कहीं ना कहीं किसी चीज से बैलेंस होता है। यहां किससे बैलेंस हो रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। कई बार मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस हो सकता है, या इस रिंग को अगर घुमा दिया होता, रोटेट किया होता ओमेगा से, तो किससे बैलेंस होता बताओ, सोच के आप। करेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हमेशा रहता है इस टाइप वाले क्वेश्चन में, राइट हैंड साइड वाले चीजें चेंज होती रहती है कई बार। अब आ जाओ इसके एलोंगेशन पे, तो इसको मैं रब कर रहा हूं इधर देखो, एलोंगेशन। सो एलोंगेशन का अगर आपको फॉर्मूला लर्न है बहुत अच्छी बात है, नहीं लर्न है कोई बात नहीं। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट्स ऑल, इतना ही लिखना होता है। फोर्स की जगह ये रख दो, के क्यू अपॉन 2πr², दिस इज फोर्स। एरिया कितना है इसका, पाई स्मॉल r²। अभी हमने देखा था इस रिंग का क्रॉस सेक्शनल रेडियस कितना है, स्मॉल r। यंग्स मॉडुलस, एलोंगेशन आपको निकालना है, और ये जो रिंग है उसकी टोटल लेंथ है कितनी, 2π कैपिटल R। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो एक R यहां से बचेगा सिर्फ। तो यहां से एलोंगेशन की वैल्यू क्या आ गई बताओ, के क्यू, एक बच गया यंग्स मॉडुलस, एक बच गया R, एक बच गया πr²। सो दिस इज एलोंगेशन। नाउ फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। अब अपने को बताना है कि इसके रेडियस में कितनी डिक्रीज आई होगी, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो रेडियस में जो डिक्रीज होती है वो किससे रिलेट होता है, याद करो, लेंथ का चेंज और रेडियस का चेंज एक वायर का किससे रिलेट होता था, पॉइसंस रेशियो से। वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, पॉइसंस रेशियो इज सिग्मा। सो सिग्मा की वैल्यू क्या होती थी, माइनस डेल आर अपॉन आर डिवाइडेड बाई डेल एल अपॉन एल। सो यहां से डेल आर बाई आर कितना आ गया बता दो, सिग्मा डेल एल अपॉन एल। डेल एल अपॉन एल अभी हमने लिखा था, कैसे लिखा था देखो, डेल आर अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा। यहां से भी आप निकाल सकते हो डेल एल अपॉन एल, और फोर्स अपॉन एरिया से भी निकाल सकते हो। सो ये आपने निकाल ही दिया, तो ये रख दो, के क्यू अपॉन वाई कैपिटल आर पाई r², और लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2π कैपिटल R। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लो, स्मॉल r इज सिग्मा के क्यू इनटू, ये एक स्मॉल r कैंसिल कर दो आप, तो यहां क्या आ जाएगी वैल्यू बताओ, 2π² कैपिटल R² स्मॉल r इनटू यंग्स मॉडुलस। सो दिस इज चेंज इन रेडियस ऑफ इट्स थिकनेस, रेडियस ऑफ इट्स थिकनेस। नाउ एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस एसएचएम पे बेस्ड। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, ईच कैपिटल Q फिक्स्ड एट डिस्टेंस 2l। ये दोनों फिक्स्ड है। A charged particle with mass m and charge q is kept exactly at center, so obviously it will be in equilibrium. Now the question is, if you displace this particle slightly, अगर आपने इसको slightly displace किया, so you have to find the time period of oscillation. Time period of oscillation. So let's start. अभी ये क्या है, पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है। तो एसएचएम के कुछ स्टेप्स हमने क्या देखे थे 11th में, फर्स्ट फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहां तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन गिवन है। सेकंड, डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, और ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x अपने को लेना है वो कौन सा लेना है, अलोंग लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। बिकॉज आप ऊपर लोगे तो ये तो एसएचएम करेगा ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज रिपल होके इंफिनिटी पे चले जाएगा। सो इसको स्मॉल डिस्टेंस x से हम लोग डिस्प्लेस करते हैं। इसके बाद इस पे क्या निकालना होता है, नेट फोर्स निकालना होता है। तो पहले तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लो बहुत अच्छे से। नो, अगर आपने यहां से इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x दिया है, नाउ द चार्ज इज हियर, सो
अब हम लोग क्या निकालेंगे, इस पे नेट फोर्स निकालेंगे एंड वो डिसाइड करेगा वेदर इट इज एसएचएम और नॉट, वो एसएचएम है भी या नहीं है। सो क्या होगा, इसका फोर्स इंक्रीज होगा, ये वाले प्लस क्यू का फोर्स इंक्रीज होगा, ये उसके क्लोज जा रहा है, वो इसको इधर पुश करेगा। पहले फिनोमेना को समझो, मैथमेटिक्स को हम लगा देंगे। ये रिपल होके यहां पर आएगा, बट क्या है यहां पे रुक पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी गेन हो गई है। अब ये थोड़ा और आगे जाएगा, अब ये इसको पुश करके धीरे धीरे क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। तो इधर की तरफ ये एक्सेलरेट हो रहा था, इधर इसका फोर्स डोमिनेट करेगा, तो ये इसको रिटार्ड करेगा। फोर्स तो दोनों का लग रहा है, ये डोमिनेट करेगा। अभी इसका फोर्स डोमिनेट कर रहा था, अभी इसका फोर्स डोमिनेट कर रहा है। सो एक्सेलरेशन देन रिटार्डेशन देन स्टॉप, देन एक्सेलरेशन देन रिटार्डेशन देन स्टॉप, ऐसा ये बार बार क्या करना चाहिए, ऑसिलेट करना चाहिए। सो पहले तो हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे और ये डिसाइड करेंगे वेदर दैट ऑसिलेशन इज एसएचएम और नॉट। एक एक करके सॉल्व करते हैं। सो एफ नेट हम लोग निकाल रहे हैं। अब बताओ इधर से डिस्टेंस कितनी हो गई, L प्लस एक्स, उधर से डिस्टेंस कितनी हो गई, L माइनस एक्स। तो ये करेगा डोमिनेट, तो उसका फोर्स हम लोग लिख लेते हैं। एफ नेट की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो क्या होगा बताओ, K क्यू क्यू L माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस आई कैप, K क्यू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। वेरी सिंपल, K क्यू क्यू, इधर इसने फोर्स लगाया माइनस आई कैप की डायरेक्शन में, इसने किधर फोर्स लगाया, प्लस आई कैप की डायरेक्शन में, L प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस आई कैप। सो एफ नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, K क्यू क्यू। माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, बिकॉज एसएचएम में हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वो देखते हैं आगे। ये वैल्यू क्या आएगी, L माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस प्लस एक्स होल स्क्वायर, बिकॉज आपने माइनस को कॉमन लिया है। सो दिस इज आई कैप। ये फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, K क्यू क्यू। एलसीएम लोगे, देखो क्या आएगा ऊपर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा बताओ, 4ab। आप उसको आराम से एक्सपेंड करके लिख लेना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ नीचे एलसीएम क्या लिया था हमने, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब this into this which is a plus b and a minus b और इसका होल स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। सो ये आ गया आई कैप। सो ये आ गई वैल्यू नेट फोर्स की। अब आप लोग सोच के पॉज करके बताना वेदर इट इज एसएचएम और नॉट। तो ये एसएचएम नहीं है, बिकॉज फॉर एसएचएम फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहां माइनस एक्स तो है, बट उसके साथ ये टर्म भी है, तो ये है क्या, बेसिकली ऑसिलेशन तो है, बट इट इज नॉट एसएचएम। ठीक है, तो एसएचएम बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसको, अगर इसी का स्पेशल केस नहीं है, एसएचएम हो सकता है, आपको पता है कि यहां प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लाना है, तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से ये वाला टर्म रिमूव होना चाहिए, और वो कब होगा, व्हेन L इज मच ग्रेटर देन एक्स। रिमेंबर ये हमने 2L डिस्टेंस के लिए किया है। सो इफ L is much greater than x. At present it is oscillation but not SHM. So if L is much greater than x, तो आप यहां से इसको क्या कर सकते हो, x स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हो। वैसे उसके करने का सही तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, यहां से L स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए, बाइनोमियल लगाना चाहिए, बट हमको x की वैल्यू चाहिए नहीं, उसको कंप्लीटली अपने को इग्नोर करना है। तो यहां से आप चाहो तो इस एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। जब आप नेग्लेक्ट करोगे तो क्या बच जाएगा बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप चाहो तो पॉज करके नोट कर लो। तो जैसे ही आप यहां से इसको इग्नोर करोगे, फॉर L मच ग्रेटर देन एक्स, सो दिस विल बी माइनस K क्यू क्यू 4Lx अपॉन L रेज़ टू पावर 4। रिमेंबर L स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये जो x आई कैप है, उसको मैं क्या x वेक्टर लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिकॉज x इज इन डायरेक्शन ऑफ आई कैप। सो आप इसको हटा के सिर्फ यहां पे x वेक्टर लिख दो। नाउ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, नाउ दिस इज एसएचएम। सो एसएचएम की कंडीशन क्या हो गई, फॉर L मच ग्रेटर देन x, ओनली फॉर L मच ग्रेटर देन x, this will be SHM, otherwise it will be oscillation but not SHM. नाउ टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, याद करो, इसको कंपेयर करते हैं
F इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से। सो एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बताओ, के क्यू क्यू 4 अपॉन एल क्यू। अब आप इसको यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल दो, 4 टाइम्स के क्यू क्यू अपॉन एम एल क्यू। सो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा एंड इट इज 2 पाई अंडर रूट एम एल क्यू अपॉन 4 के क्यू इंटू क्यू। चाहो तो यहाँ पे इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, वो सॉल्व कर लोगे आप। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, 11th में तो हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन देखे हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, गिव डिस्प्लेसमेंट x, फाइंड नेट फोर्स एंड कंपेयर इट विद माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, बट यहां पे ये दोनों तो फिक्स्ड है ही, आप चाहो तो लिख सकते हो प्लस क्यू चार्जेस आर फिक्स्ड, बट द पार्टिकल इज गिवन डिस्प्लेसमेंट x परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। इस बार आप अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस मूव नहीं कर रहे हो, इसको कैसा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, परपेंडिकुलर दे रहे हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी मोशन कैसे होगी। आराम से पहले तो मोशन डिसाइड करते हैं, फिर टाइम पीरियड हम लोग डिसाइड करेंगे। नाउ पहले ये सोचोगे कि प्लस चार्ज होगा तो कैसा मोशन होगा, प्लस चार्ज को थोड़ा डिस्प्लेस करोगे, ये दोनों के दोनों इसको रिपल करेंगे, रिजल्टेंट इसका अपवर्ड आएगा। ऐसा हम लोग कैलकुलेट भी कर चुके हैं। इधर भागेगा ये इंफिनिटी की तरफ भागेगा, तो वो तो ऑसिलेशन होगा नहीं, उसका आंसर होगा इट विल मूव विद इंक्रीजिंग स्पीड अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक ये चले जाएगा। नेक्स्ट, अब ये माइनस चार्ज है तो ये दोनों इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये फिर ऑसिलेट करेगा। कैसे करेगा, यहां से रिलीज करेंगे, यहां तक एक्सेलरेट होगा, जब पीछे जाएगा ये वापस इसको पीछे खींचने लगेंगे, तो इसका मतलब फिर से रिटार्डेशन होगा। तो यहां तक क्या होगा, अगर आपने यहां से रिलीज किया एक्सेलरेशन देन रिटार्डेशन, फिर एक्सेलरेशन देन रिटार्डेशन, तब वो क्या करेगा, ऑसिलेट। अगेन हम लोग फोर्स निकाल के देखते हैं कि क्या वो ऑसिलेशन एसएचएम होगा या नहीं होगा। तो कैलकुलेट करते हैं, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, यहां डिस्प्लेस पॉइंट एक्स है ना, डिस्प्लेसमेंट एक्स पे एक पॉइंट पी है। इधर फोर्स आप क्या लगा रहे हो, ये प्लस क्यू चार्ज लगा रहा है इस माइनस क्यू चार्ज पे, सपोज एफ। इधर भी क्या फोर्स लग रहा है बताओ, एफ। सो नेट फोर्स ऐसा हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो आपको पता है एफ नेट क्या आने वाला है बताइए, दोनों का साइन कैंसल आउट, दोनों का cos थीटा कंपोनेंट ऐड होगा, सो दैट इज 2f cos थीटा। इसका f cos थीटा, इसका भी f cos थीटा डाउनवर्ड। f की वैल्यू कितनी है, दिस इज l, दिस इज x, तो ये वाली डिस्टेंस क्या है कि रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लिखोगे के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो रिमेंबर दिस इज रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपने उसका होल स्क्वायर किया, के क्यू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर से। Now what is cos theta here? X upon hypotenuse, this root over L square plus x square। तो इस बार कैसा फोर्स आया बताओ, F net equal to 2kq x upon L square plus x square raised to power 3/2। तो इसकी भी कहानी वैसी कुछ बनेगी, that it is oscillation but not SHM, because सिर्फ वहां x का टर्म नहीं है, यहाँ x square का भी टर्म है, रेज टू पावर इधर 3/2 भी है। तो आप क्या करोगे, ये फिर से लिखोगे आप, इट इज ऑसिलेशन बट नॉट एसएचएम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आईटी में आ चुके हैं कि ये ऑसिलेशन होगा बट नॉट एसएचएम या एसएचएम होगा, ऐसे क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं बताने को, सिर्फ इतने बताने को। तो ये अगर कोई फाइनाइट डिस्टेंस गिवन है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या बताओगे, ऑसिलेशन बट नॉट SHM। It will be SHM only if x is negligible, x is much less than L। So F की वैल्यू क्या आएगी, F net की, this is 2kq into q x upon, यहां क्या होगा बताओ, x स्क्वायर को इग्नोर कर दोगे, ये आ जाएगा LQ, L स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। Now can I write it as F equal to minus of this x vector प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स वेक्टर। ऐसा हम लोग यहाँ वेक्टर में ऐसा लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक्स था अपवर्ड, फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में,
तो यहाँ पे आप एक माइनस साइन लगा दोगे। पहले हमने निकाला मैग्नीट्यूड, उसके बाद हमने क्या निकाला डायरेक्शन से, दैट हियर विल बी अ माइनस साइन। अब आगे आपको पता ही है इसको किससे कंपेयर करना है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से, करेक्ट। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लेना। सो कंपेयर इट विथ f इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 2kq इंटू क्यू अपॉन एल क्यूब। सो ओमेगा इज रूट ओवर 2kq इंटू क्यू अपॉन ml क्यूब। So time period is what? 2 pi by omega. So that is 2 pi root over ml cube upon 2kq into q. आगे अगेन आप चाहो तो k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हो, श्रद्धा है आपकी। नाउ इसमें कुछ क्वेश्चन रिंग वाले भी होते हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है और यहाँ प्लस चार्ज थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करके रखा तो क्या होगा, माइनस चार्ज रखा तो क्या होगा, तो वो हम लोग जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे तो वैसे क्वेश्चन फिर से करेंगे। बिकॉज अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस पढ़े हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं, फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ और 2 पॉइंट चार्जेस। सो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है एंड यू हैव टू टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन एज नेगेटिव। तो इस पे बेस्ड दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले हम लोग सिमिलर चार्जेस के लिए करते हैं, बोथ पॉजिटिव सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, देन उसके बाद करेंगे बोथ नेगेटिव सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सो केस 1 इज बोथ पॉजिटिव सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यहां एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां भी एक प्लस क्यू चार्ज है। अगर आपको फील्ड यहां पे लिखना है और अगर आपने हर पॉइंट पे अलग अलग फील्ड लिखा, जैसे सपोज कि डिस्टेंस है d, आपने यहां से x डिस्टेंस पे फील्ड को लिखा p पॉइंट पे, ये है q, ये भी है q, तो आप लिखोगे फील्ड एट p इक्वल टू kq अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका फील्ड किधर आएगा, i कैप के डायरेक्शन में, उसका किधर आएगा, माइनस i कैप के डायरेक्शन में। सो दिस इज d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आप x की अलग अलग वैल्यू के लिए फील्ड निकालोगे और उसको ड्रॉ करोगे, बट जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे ये दोनों फील्ड ऐड होगा और अगर ये डिस्टेंस आपने यहां से x लिए तो ये डिस्टेंस क्या लेनी पड़ेगी, d प्लस एक्स। फिर आप इधर आओगे तो तीनों रीजन के लिए अलग अलग फील्ड लिखो, फिर अलग अलग ड्रॉ करो, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, फील्ड की वैल्यू पूरी ड्रॉ हो जाए और बहुत फास्ट हो जाए, उसके लिए आप देखना दैट हाउ कैन वी डू फास्ट। सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल। पहले तो आप ये देखो एक पॉइंट चार्ज का फील्ड होता कैसा है, ऐसा, ठीक है। इसके राइट में जाओगे फील्ड ऐसा आएगा, इसके लेफ्ट में जाओगे फील्ड ऐसा आएगा। तो इन दोनों चार्जेस का फील्ड आप ऐसा यहां पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहां अगर आपने ऐसा ड्रॉ कर लिया, ऐसा वाई डायरेक्शन वाला तो अपने को ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ अपने को फील्ड का वेरिएशन ड्रॉ करना है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम। इस टाइप के क्वेश्चन में मेंशन होता है यू हैव टू ड्रॉ फील्ड वर्सेस आर ग्राफ, फील्ड वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ आर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, लाइन ज्वाइनिंग देम। नाउ इस पॉइंट पे अगर आप जाओगे ये फील्ड ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा, बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो बीच में क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट, वहां फील्ड क्या होगा, जीरो। तो आप आराम से समझना, ये प्लस चार्ज ले लिया, ये प्लस चार्ज ले लिया, दिस इज लाइन ज्वाइनिंग देम। अगर आप बिल्कुल किसी भी प्लस चार्ज के क्लोज चले जाते हो, बिल्कुल नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे, तो फील्ड कैसा होगा, इनफाइनाइट। तो थोड़ा समझना, इसके ठीक राइट में एट अ पॉइंट वेरी क्लोज and to the right of this charge field will be infinite। इस पॉइंट पे फील्ड है इनफाइनाइट, कौन सी डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट। तो इसके राइट में फील्ड होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट, बिकॉज इस डायरेक्शन में हम लोग किसका वेरिएशन शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहां इनफाइनाइट को ये टच करेगा, इधर बीच में मिला न्यूट्रल पॉइंट। अगर चार्जेस इक्वल है तो बिल्कुल बीच में मिलेगा, अनइक्वल में तो
क्लोज टू द लेसर चार्ज मिलेगा अपने को, ये भी आपको पता है। इसके ठीक लेफ्ट में फील्ड कहां पे होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो ये ऐसा नेगेटिव चार्ज की तरफ टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी ये फील्ड जाएगा, माइनस इंफिनिटी। इसके ठीक राइट में कितना फील्ड होगा, प्लस इंफिनिटी अगेन, तो प्लस इंफिनिटी यहां से आप ड्रॉ कर दो, और जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओगे तो फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसको जीरो की तरफ टेंड करा दो। नेक्स्ट, अगर आप इस प्लस चार्ज के लेफ्ट में आओगे, फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में इंफिनिटी है, नेगेटिव डायरेक्शन में, सो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो। अब आप बोलोगे सर इसका फील्ड तो देखा नहीं, वो ऑलरेडी माइनस इंफिनिटी फील्ड है, आप उसमें थोड़ा और इसका फील्ड ऐड करोगे नेगेटिव डायरेक्शन में तो वही आएगा अल्टीमेटली। सो दिस इज द ग्राफ फॉर टू सिमिलर चार्जेस। अब आराम से इसको आप फिर से देखो, इसके राइट में फील्ड किधर डिसाइड कर दिया आपने, प्लस इंफिनिटी, बीच में फील्ड क्या है, जीरो, इसके लेफ्ट में क्या है, माइनस इंफिनिटी, ऐसा ज्वाइन कर दो। उसके राइट में आप जाओगे फील्ड प्लस इंफिनिटी, देन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो, इसके लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी, इस डायरेक्शन में फील्ड एंड देन टुवर्ड्स जीरो। अब आप लोग 1 मिनट पॉज करके सोच के बताना ये ग्राफ कैसा होता अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज होते, तो क्या होता। 2 मिनट पॉज करके ड्रॉ करके फिर मैच करना। तो होता क्या, ये सारे एरो की डायरेक्शन हो जाती रिवर्स, और रिवर्स होती तो ये जहां जहां पे प्लस इंफिनिटी आ रहा है वही फील्ड क्या आता, माइनस इंफिनिटी आता। तो इसका मतलब ये पूरा जो ग्राफ है वो ऐसा फ्लिप हो जाता, मतलब इसका ऐसा अपसाइड डाउन मिरर इमेज आ जाता, प्लस वाला पार्ट माइनस में, माइनस वाला पार्ट प्लस में। आप मैच करके देखना ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं इसका नेक्स्ट केस बताता हूं, एक प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है, वो भी आप पॉज करके ड्रॉ करके देखो फिर मैच करना। सो द नेक्स्ट केस इज सपोज देयर आर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। सो आप इसको डाइपोल का भी केस कह सकते हो, बट उसमें डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होती है, यहां कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है। तो इसका फील्ड कैसे अपने को ड्रॉ करना है, तो क्या करोगे, पहले तो ये प्लस चार्ज का फील्ड ऐसा होता है, माइनस चार्ज का फील्ड ऐसा होता है। अब अगर आप इसके ठीक राइट में जाते हो तो अगेन आपको दिख रहा है इस पॉइंट पे फील्ड कैसा है, प्लस इंफिनिटी, ये भी इसको सपोर्ट करेगा, इसका फील्ड यहां इस डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, तो अगेन ये प्लस इंफिनिटी होगा। कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो बहुत क्लियर है कि ये ग्राफ जो है कहीं पे भी जीरो नहीं होगा, या ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर आप इधर फील्ड की वैल्यू शो कर रहे हो तो कहीं पे भी इस एक्सिस को ये कट नहीं करेगा, बिकॉज नो वेयर द फील्ड इज जीरो। इसके ठीक राइट में प्लस इंफिनिटी पे टिक कर दिया, बीच में कहीं जीरो हो नहीं रहा है, यहां पे भी आके प्लस इंफिनिटी हो रहा है ये, तो बीच में हुआ डिक्रीज एंड देन अगेन प्लस इंफिनिटी लाइक दिस। इसके अगर आप राइट में जाते हो तो फील्ड इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी, और इसका फील्ड तो होगा प्लस डायरेक्शन में बट वो थोड़ा कम होगा, इसके बहुत क्लोज जाओगे तो इसका फील्ड डोमिनेट करेगा, माइनस इंफिनिटी टू जीरो। इसके अगर आप लेफ्ट में जाते हो अगेन माइनस इंफिनिटी टू जीरो, तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस इंफिनिटी टू जीरो। दिस इज फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। होप आपने बनाया होगा तो आपका मैच कर रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और वो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आप बार बार उसको ट्राई करना, जब तक आपका कोई आंसर नहीं आता है हार नहीं मानना। उसका आंसर भी मैं बताऊंगा, उसको भी लाने की कोशिश करना। सो वो क्वेश्चन है ये और उसका आंसर है ये। इसमें जिनको अभी डाउट होगा या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, या आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें क्या देखेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो लेक्चर प्योरली मेंस और एडवांस के लिए है, नीट वाले बच्चों के लिए उसमें थोड़ा सा मटेरियल है, एनसीईआरटी वालों के लिए शुरू के 5 मिनट्स होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।